10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट नवाब ऑफ कालाबाग। नवाब ऑफ कालाबाग के 10 चौंका देने वाले हकाइक। दोस्तों, नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दबंग किरदार था जो बैक वक्त हीरो और विलन दोनों की खसूसियात रखता था। मगरबी पाकिस्तान में इनके रोब और दबदबे का ये आलम था कि बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ दोम भी कहने पर मजबूर हो गई थी कि जंगल का शेर भी नवाब ऑफ कालाबाग के हुक्म का ताबे है। इनके मुंह से निकला लफ्ज ही लॉ ऑफ द लैंड यानी कि कानून बन जाता था। यहाँ तक कि जनरल अयूब जैसा डिक्टेटर भी इनसे डरता था। असूल पसंद इतने थे कि गवर्नर हाउस में अपने बेटों तक के घुसने पर पाबंदी लगाई हुई थी और राशन के लिए सरकारी खजाने के बजाय अपनी जाती जेब से खर्चा करते थे। गरीबों के हमदर्द ऐसे थे कि ताजरों को एक पाई भी महंगाई करने की जरूरत ना हुई और जालिम और जाबिर इतने थे कि शाह ऑफ ईरान की ख्वाहिश पर पाकिस्तानी फिल्मों की एक मशहूर अदाकारा को घर से उठवा लिया था। मलिक अमीर मोहम्मद खान को कायदे आजम ने अपनी साथ वाली कुर्सी पर क्यों बिठाया था? मलका बरतानिया जब पाकिस्तान के दौरे पे आई तो इनसे हाथ मिलाने से क्यों इनकार कर दिया था? पाकिस्तान के स्याहो सफेद के मालिक इस दबंग नवाब को इन्हीं के अपने बेटों ने क्यों मारा? के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान 20 जून 1910 को अपनी ही रियासत कालाबाग में मलिक अता मोहम्मद खान के घर पैदा हुए थे और ये जिस घर में पैदा हुए थे वो एक रवायती सख्त जागीरदार घराना था। ताहम जब ये सिर्फ 14 साल के थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया और इस वक्त के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के मुताबिक स्टेट ऑफ कालाबाग की सारी जागीर अंग्रेजों ने बतौर अमानत अपने पास रख ली। नवाब साहब अमीर मोहम्मद खान ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के एचिसन कॉलेज से हासिल की जो कि अंग्रेजों ने उसी जमाने में नवाबों, सरदारों और सरमायादारों के लिए बनाया था। इसके बाद नवाब साहब आला तालीम के लिए लंदन चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एग्रीकल्चर के शुबे में डिग्री हासिल की जो कि बाद में मगरबी पाकिस्तान के इनके गवर्नर बनने में काम भी आई और इन्होंने ज़राअत में इंतहाई अहम किरदार भी अदा किया। जब ये लंदन से अपनी तालीम हासिल करके वापस आए तो 1932 में अंग्रेजों ने इनके वालिद की जायदाद इनको वापस कर दी और ये आवान कबीले और अपने 177 स्क्वायर किलोमीटर के स्टेट ऑफ कालाबाग के मालिक बन गए जो कि मियां वाली जिला का भी हिस्सा था। और इनके नवाब बनने के बाद चोरी, डकैती, कत्लो गारत और दीगर जुराइम के फैसले इनकी खुली कचहरी में होने लगे और अपने इलाके में इनकी गिरफ्त दिन ब दिन मजबूत होती चली गई। नवाब साहब ने 2 शादियां की थी और इनके 4 बेटे और 3 बेटियां थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, 23 मार्च 1940 वो तारीखी लम्हा था जब लाहौर के इकबाल पार्क में पाकिस्तान बनने की करारदाद मंजूर हुई और इस इजलास की सदारत कायदे आज़म ने खुद की थी। इस इजलास के बाद जब लोग तहरीके पाकिस्तान के लिए चंदा जमा कर रहे थे तो इस मौके पर बैठे हुए एक नौजवान ने रोबदार आवाज में कहा था कि जितने इन सब लोगों ने मिलकर चंदा दिया है मेरा इन सब से ज्यादा लिख लो। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान थे और जब ये अल्फाज कायदे आज़म ने सुने तो इस नौजवान के जज्बे से इतना मुतासिर हुए थे कि इनको उठाकर अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठा लिया था ताकि तहरीके पाकिस्तान में दीगर लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब मिले। 1946 में जब पाकिस्तान बनने से कबल इंतखाबात हुए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को जितवाने के लिए इन्होंने सरधड़ की बाजी लगा दी थी और एक अहम सीट जितवाने में अहम किरदार भी अदा किया था। ये नवाब ऑफ कालाबाग की नए बनने वाले मुसलमानों के वतन से एक मोहब्बत का अमली नमूना था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, नवाब ऑफ कालाबाग की अपनी जाती शिकार गाहें मौजूद थी लेकिन इनको खुद शिकार खेलने का शौक नहीं था और न ही ये शराब या सिगरेट वगैरह का नशा करते थे। इनको अच्छी नस्ल के घोड़े पालने का शौक था और इनके अस्तबल में बेहतरीन घोड़े हमेशा ही मौजूद रहते थे। आज भी इनका खानदान अच्छी नस्ल के घोड़ों के हवाले से बहुत शोहरत रखता है। इसके अलावा इनको भेड़े पालने का भी बहुत शौक था। डेयरी फार्मिंग और ज़राअत इनका शौक था। इनकी वजह शोहरत इनका नवाब होना या इनकी बड़ी जायदाद का मालिक होना नहीं बल्कि इनकी असूल पसंदी था जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग इनके मशहूर जमाना बोर्ड हाउस जिसे कि बोर्ड वाला बंगला कहते हैं वहाँ मेहमान बनकर आया करते थे। इन मशहूर लोगों में शाह फैसल शामिल थे, अमेरिका की खातून अव्वल मिसेस रोजवेल्ट शामिल थी, शाह ऑफ ईरान शामिल थे, क्वीन एलिजाबेथ दोम, अयूब खान, जुल्फकार अली भुट्टो और सिकंदर मिर्जा जैसी शख्सियात इनकी मेहमान रह चुकी हैं। आला तालीम याफ्ता और इतनी मशहूर शख्सियात के साथ ताल्लुक होने के बावजूद नवाब साहब अपनी वैल्यूज और ट्रेडिशंस के सख्त पाबंद है जिसकी मिसाल इस वाक़े से लगाई जा सकती है जब सिकंदर मिर्जा की बीवी नाहिद मिर्जा ने इनसे ये कहा कि मैं आपकी बीवी और बेटियों से मिलना चाहती हूँ तो नवाब साहब ने कहा कि मेरे घर की खवातीन पर्दे की सख्त पाबंद है। जब नाहिद मिर्जा ने कहा कि मैं तो एक औरत हूँ तो मुझे तो मिलने दे तो नवाब साहब ने बहुत ही ठंडे
लहजे में जवाब दिया कि मेरे घर की खवातीन आप जैसी औरतों से भी पर्दा करती हैं। जब मलिका बरतानिया पाकिस्तान आई तो नवाब साहब ने यह कहकर इनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था कि मेरी मशरकी रवायात मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं एक औरत से हाथ मिलाऊं। वैसे नवाब साहब की गैरत और असूल पसंदी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, नवाब ऑफ काला बाग अमली सियासत में इस वक्त दाखिल हुए जब 1956 में प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बने, और जब इस वक्त के वजीर आला नवाब इफ्तिखार हुसैन ने इनको वजारत की पेशकश की तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि मुझे ये गवारा नहीं कि मैं टके टके के लोगों को जवाब देता फिरूं। 1959 में इनको फूड और एग्रीकल्चर के कमीशन का चेयरमैन लगा दिया गया, जहां इन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, और जब इक्तदार जनरल अयूब खान के पास आया तो इनको मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर बनाने की पेशकश की गई, जिसे नवाब साहब ने अपनी शराइत पर कबूल किया, और यूं पाकिस्तान की तारीख को एक ऐसा हुक्मरान मिला जिसने अपने इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे पहले कभी कोई ना कर सका और ना ही इसके बाद किसी को करने की जरूरत हुई है। नवाब ऑफ कालाबाग किसी के आगे जवाबदेह नहीं थे, जबकि जनरल अयूब खान इनको अपना मुंह बोला भाई कहा करते थे। नवाब साहब करप्शन के सख्त खिलाफ थे और अपने नीचे अफसरान को सख्ती से कहा करते थे कि अगर किसी ने माली करप्शन की तो इसका इस जमीन पर जीने का कोई हक नहीं। मेरिट और गुड गवर्नेंस का ये आलम था कि पहली बार पाकिस्तान की ज़राअत ने तरक्की की, सनतें कायम की गई, पहली बार गुर्बत इंतहाई कम होने लगी और महंगाई पर भी काबू पा लिया गया। किसी ताजिर को जखीरा अंदोजी करने की जरूरत ना होती थी और ना ही कीमतें बढ़ाने की, जो कि आज के दौर में एक ख्वाब लगता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जब नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान ने 1 जून 1960 को मगरबी पाकिस्तान के गवर्नरशिप का हलफ उठाया तो इन्होंने अपने असूलों की पैरवी करते हुए अपने खानदान के हर फर्द का गवर्नर हाउस में आना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि इनके बेटे भी बगैर किसी जरूरी काम के यहाँ दाखिल नहीं हो सकते थे। इनकी बीवी ने तो सारी जिंदगी ही गवर्नर हाउस का गेट तक नहीं देखा। नवाब साहब ने गवर्नर बनने के बाद तनख्वाह लेने से भी इनकार कर दिया। गवर्नर साहब का किचन चलाने के लिए सरकारी खजाने की बजाय कालाबाग से एक रेलगाड़ी इनका राशन लेकर आती थी, जिसमें गंदम, चावल, देसी घी, शक्कर, दूध, गोश्त और दीगर अजनास शामिल होते थे। अयूब खान ने जब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का ऐलान किया तो हुकूमत को इन्होंने अपनी 22,000 एकड़ लैंड दे दी थी। सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की तैनाती करते वक्त इनकी पूरी तरह थॉरो इन्वेस्टिगेशन करवाते थे, बल्कि कई नस्लों तक का शजरा नस्ब मालूम करते थे। जब किसी ने पूछा कि नवाब साहब इस कदर एहतियात क्यों, तो इन्होंने जवाब दिया था कि हम तो भाई घोड़ा और कुत्ता भी नस्ल देखकर पालते हैं, ये तो फिर भी मेरे मुल्क का मामला है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, नवाब ऑफ कालाबाग के दौरे हुक्मरानी में लाहौर से एक 5 साल गरीब आदमी का बच्चा अगवा हो गया, और जब अखबारात में इस दर्दनाक वाक़े की खबर लगी तो नवाब साहब ने पुलिस अफसरान को बुलाकर कहा कि मुझे ये बच्चा 24 घंटों में चाहिए। पुलिस ने जब अपनी रवायती सुस्ती दिखाने का मुजाहरा किया तो नवाब साहब ने एसपी, एसएसपी और डीएसपी के बच्चों को उठवा लिया और रियासत कालाबाग भिजवा दिया और कहा कि जब तक गरीब का बच्चा बाजियाब नहीं हो जाता तुम लोग भी अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। नवाब साहब के इस अमल से बेहतरीन नतीजा निकला और शाम तक अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करवा लिया गया और मुजरिमों में सरेआम फांसी भी दी गई। इसके बाद इनके पूरे दौर में बच्चों के अगवा होने का कोई वाकया पेश न आया। वैसे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज भी पुलिस अफसरान के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस वी सपोर्टेड जरूर लिखें। इसी तरह 1965 की जंग के दौरान नवाब साहब ने ताजरों की एक मीटिंग बुलवाई और कहा कि ये वक्त जंग का है और कुर्बानी का है, इसलिए अगर मुझे खबर मिली कि बाजार से गंदम या अजनास गायब हुई हैं या इसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। जंग के दौरान इनको खबर मिली कि फला ताजिर महंगी चीजें बेच रहा है तो नवाब साहब बगैर किसी प्रोटोकॉल के इस ताजिर के पास पहुंचे, अपनी मूंछों को ताव दिया और हुक्म दिया कि अगर तुमने मुकर्रर करदा कीमतों पर चीजें ना बेची तो मैं तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा और इबरत का निशान बना दूंगा। वो दिन था और फिर जंग के खात्मे तक किसी भी ताजिर को हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख से ज्यादा सामान बेचने की जुर्रत ना हुई और गरीब आवाम की जिंदगी मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोजों के शर से महफूज रही। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, 1965 की पाक भारत जंग के दौरान जब नवाब साहब को कहा गया कि आप गवर्नर हाउस छोड़कर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं तो इन्होंने दबंग जवाब दिया कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे वतन के जवान तो सरहदों पर जाएं और मैं छुप कर बैठ जाऊं। जनरल शेर अली बताते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से महाज पर जा रहे थे कि नीचे इन्हें एक आम कपड़ों में एक शख्स नजर आया जो कि फ्रंट लाइन पर मौजूद खड़े सिपाहियों से खड़ा बातें कर रहा था। हेलीकॉप्टर से ये उतरकर जब देखने के लिए आए तो पता चला कि नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान वहाँ पर मौजूद
मौजूद थे जो कि नौजवानों में बिस्किट तकसीम कर रहे थे। ये बिस्किट नवाब साहब अपने घर से सूजी, लस्सी और देसी घी से तैयार करवा के लेकर आए थे। जनरल शेर अली आके नवाब साहब से मिले और इनसे कहा कि कौम को आप जैसे लीडरों की ही जरूरत है। तो नवाब साहब ने जवाब दिया कि जंगें हमेशा कौमों के जज्बों से जीती जाती हैं और मैं भी इस कौम का एक फर्द हूँ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जहां नवाब ऑफ कालाबाग में कई खूबियां थी, गरीबों से हमदर्दी रखते थे, मेरिट और रसूलों पर कभी समझौता नहीं करते थे, वहीं इनमें कई खामियां भी मौजूद थीं जो इनको एक विलन के रूप में पेश करती थीं। अयूब खान के मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ सदारती इंतखाबात में लोगों की खरीदो फरोख्त करना, इनको डराना और ऐसे दीगर कई काम नवाब साहब ने अपनी निगरानी में कराए और अयूब खान को सदारती इंतखाबात जितवाने में अहम किरदार भी अदा किया। शाह ईरान जब पाकिस्तान आए और उनके मेहमान बनकर आने पर फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा नीलो का रक्स देखने की जब इन्होंने फरमाइश की तो इस अदाकारा ने इनकार कर दिया कि मैं अपना फन सिर्फ फिल्मों में ही दिखाती हूँ और तवाइफ बनकर महफिलों में नहीं नाचती। नवाब साहब को ये जवाब सख्त नागवार गुजरा और नीलो को इनके घर से उठाने की इन्होंने कोशिश करवाई, जिस पर नीलो ने रास्ते में ही खुदकुशी की कोशिश की और इस जिल्लत से हॉस्पिटल जाके बच भी गई। इस वाक़े पर इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने इनकी मशहूर जमाना फिल्म जरका के लिए गीत भी लिखा था कि रक्स तो जंजीर पहन कर भी किया जाता है। अदाकारा नीलो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के स्टार शान की फलदा हैं और अगर आप अदाकार शान के बारे में भी ऐसी ही डिटेल से फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान का 6 साल दौरे हुकूमत अयूब खान के मार्शल्ला का दौर था और इसी जमाने में इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने अपनी शोरे आफाक नज़म इस दस्तूर को मैं नहीं मानता लिखी थी। हबीब जालिब से अयूब खान बहुत ही ज्यादा तंग थे और नवाब साहब से कहा कि इसका कुछ करें। तो नवाब साहब ने जवाब दिया कि मैं इस शख्स के आगे बेबस हूँ। अगर इसके पास जायदाद होती तो मैं इस पर कब्जा कर लेता, अगर इसके पास दौलत होती तो मैं वो उसको छीन लेता, अगर इसके पास घर होता तो मैं इस पर कब्जा कर लेता, लेकिन इसके पास शायरी के अलावा कुछ नहीं है। नवाब साहब का दौर पाकिस्तान की सनत और तरक्की का जहां दौर था, वहीं इक्तदार के ईवानों में पसे पर्दा बहुत कुछ चलता रहा था। हम नवाब साहब सियासी गंद से हमेशा ही दूर रहते रहे। इन्होंने अयूब खान के बेटे की सियासत में बेजा मुदाखलत पर कई बार तनकीद भी की। अयूब खान को कई गलत कामों से रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि फौज की कमान जनरल याहिया के हवाले करने से भी कई बार इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और असूलों पर समझौता ना करने की ठान ली जाए तो फिर वही होता है जो नवाब साहब ने किया, यानी कि इन्होंने इज्जत के साथ इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नवाब साहब ने कभी अयूब खान से मुलाकात भी नहीं की और न ही इनसे कोई राब्ता रखा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, नवाब साहब इस्तीफा देने के बाद वापस अपनी रियासत कालाबाग अपने कदीम घर बोहड़ वाला बंगला पहुंच गए और रियासत का इंतजाम संभाल लिया, जो कि इनकी गैर मौजूदगी में काफी बद इंतजामी का शिकार हो चुका था। नवाब साहब सुबह नाश्ते में गाजरें और बादाम पसंद किया करते थे और सालों से ताकत के इस खजाने का नाश्ते में इस्तेमाल करते आए थे। 26 नवंबर 1967 को जिस दिन इनका कत्ल हुआ, इस सुबह भी इन्होंने यही नाश्ता किया था जब इनके 2 बेटे मलिक मुजफ्फर और मलिक असद इनके कमरे में दाखिल हुए और अपने ही बाप पर गोलियां चलाकर इनको जान से मार डाला। बाद की तहकीकात से मालूम पड़ा कि नवाब साहब के अपने इन बेटों से ताल्लुकात काफी कशीदा हो चुके थे और नवाब साहब अपनी सारी जायदाद अपने पोतों के नाम करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त की हुकूमत ने इनके दोनों बेटों खासकर मलिक असद को नाकाफी सबूतों की बिना पर रिहा कर दिया। नवाब साहब अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन है और आराम कर रहे हैं, जबकि इनका खानदान आज भी सियासत कर रहा है, लेकिन वो रोब, वो दबदबा, असूल पसंदी आज इनमें मौजूद नहीं रही।